नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो गया और हम इस वक्त बैठे हैं न्यूज़ फॉर नेशन के न्यूज़ रूम में, जहां पर हम विस्तार से बात कर रहे हैं बिहार में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, सब कुछ बता रहे हैं सीट बाय सीट। तो इस वीडियो में हम तीसरे फेज से शुरुआत करने जा रहे हैं और तीसरे फेज में का जो मतदान है बिहार में 7 मई को हुआ। झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं और बात करेंगे झंझारपुर और सुपौल में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए सबसे पहले जो है इंद्रभूषण सर होंगे, जाने माने पत्रकार हैं और कई दफ़ा आपने कई चैनलों पर, कई जगहों पर इन्हें देखा होगा, इनके विश्लेषण को। रवि उपाध्याय सर होंगे, इन दिनों छाए हुए हैं, जो कुछ भी कह रहे हैं वही सत्य हो जा रहा है। तो तीसरी तरफ न्यूज़ फॉर नेशन के संपादक कौशलेंद्र प्रियदर्शी होंगे और चौथी तरफ प्रियदर्शन जी हमारे साथ होंगे, वरिष्ठ पत्रकार। तो सबसे पहले हम व्यू लेंगे इंद्रभूषण सर का। क्या लग रहा है सर, झंझारपुर और सुपौल में क्या हो रहा है? झंझारपुर में तो त्रिकोणीय लड़ाई हुई, क्या त्रिकोणीय में कौन जीत रहा है, आरजेडी या एनडीए? दोनों जगह एनडीए ही आगे। दोनों जगह सुपौल और हाँ, जो वहाँ का जातिगत कॉम्बिनेशन है उसमें आगे है। सुपौल में तो प्रयोग भी हुआ आरजेडी की तरफ से, एक चौपाल समाज के उम्मीदवार बनाया गया। लेकिन सुपौल के भी सबसे जिसको बोलिएगा विकास के टाइकून हैं विजेंद्र यादव जी, जो अभी ऊर्जा मंत्री हैं। इतना काम किए, इतना काम, कभी आप घूमिएगा सुपौल जैसे छोटे मोटे जगह को, वहाँ क्या नहीं है। इवन कि आप जाइएगा तो वहाँ की स्कूलों में वो पावर ग्रिड से और एनटीपीसी से, सीएसआर के फंड से बेंच, डेस्क, पंखा, इतना काम करवाते हैं कि विजेंद्र यादव के कैंडिडेट को वहाँ हराना थोड़ा टफ है। हाँ, वहाँ लड़ाई विजेंद्र यादव लड़ते हैं, कैंडिडेट नहीं लड़ता है। हाँ, तो और रवि पटनायक सर के पास चलते हैं। झंझारपुर में क्या देख पा रहे हैं, त्रिकोणीय फाइट हुआ या कि सर ने बताया कि एनडीए जो है वो ये सीट निकाल लेगी? अगर हम उम्मीदवार की अगर बात करें तो एक तरफ वीआईपी पार्टी की तरफ से सुमन महासेठ थे, दूसरी तरफ गुलाब यादव जो कि बसपा के टिकट पर जो है वो चुनाव लड़ रहे थे, और तीसरी तरफ जो है वो रामप्रीत जो मंडल जो है वो जेडीयू के उम्मीदवार थे। क्या लग रहा है? नहीं, वहाँ दोनों ही सीट, सुपौल तो माने विजेंद्र यादव के नाम से ही जिला ही उन्होंने बनवाया, सुपौल इसलिए उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है वहाँ से। और झंझारपुर में भी देखिए जो जेडीयू प्रत्याशी हैं वही जीतेंगे। इसमें दोनों जगह पर जेडीयू का ही एज है और जेडीयू का ही पलड़ा भारी दिखाई पड़ रहा है। तो चलिए दोनों ही सीट पर जो है वो एनडीए के उम्मीदवार जीत पा रहे हैं। आपका मत क्या है सर, झंझारपुर और सुपौल कौन जीत रहा है? देखिए, दोनों जगहों पर वही है, लड़े सिपाही नाम हवलदार के, है ना। लड़ कोई दूसरा रहा है, बैकअप कोई दूसरा दे रहा है। जैसे इन्होंने विजेंद्र यादव की बात की तो मोदी फैक्टर बड़ा है। जैसे इंद्रभूषण जी ने पहले कहा कि उनका अपना 2-2.5 लाख वोट है, तो मोदी वर्सेस और साथ में नीतीश कुमार के काम का तड़का है ना। और दिलेश्वर कामत वहाँ से थे और झंझारपुर में गुलाब यादव ने तेजस्वी यादव का खेल खराब कर दिया। सीट उन्होंने दे दी वीआईपी को तो गुलाब यादव खड़े हो गए। गुलाब यादव खड़े हो गए तो फिर खेल खराब हो गया। जो जिस तरीके से वहाँ पप्पू यादव ने किया, फिर राजवल्लभ यादव ने किया, तो एक यादवों का पैरेलल सिस्टम में खिलाफ चला है तेजस्वी यादव के। ये तीनों जगहों पे दिखा है और उसका प्रभाव भी इन लोकसभा क्षेत्रों पर दिखा है। तो ये कुल मिला जुला करके झंझारपुर और अगर दोनों को देखते हैं आप, सुपौल दोनों को देखते हैं तो ये वहाँ मुझे लगता है कि एनडीए की जीत और महागठबंधन का सुपड़ा साफ है। सुपड़ा साफ है। हाँ। आपको क्या लग रहा है झंझारपुर और सुपौल? झंझारपुर में तो आपको याद होगा कि गुलाब यादव के सामने नहीं कहते कि पत्तल रख कर और छीन लिया गया। यही काम तेजस्वी यादव ने, उनकी वो पूरी चुनाव की तैयारी कर चुके थे, सब कुछ कर चुके थे और अंतिम मौके पर उन्हें टिकट नहीं दिया गया। अचानक से सुमन कुमार महासेठ को वीआईपी की वो सीट दे दी गई और उनको उम्मीदवार बना दिया गया। इसका बदला कहिए कि गुलाब यादव ने वहाँ पे वीआईपी के उम्मीदवार से ले लिया है या महागठबंधन से ले लिया है, और इसका नतीजा है कि रामप्रीत मंडल वहाँ पर एज लेते हुए दिख रहे हैं। और यही स्थिति आप सुपौल में भी कह सकते हैं कि सुपौल में तो सीधी सीधी जो लड़ाई थी, आमने सामने की लड़ाई थी, और आमने सामने की लड़ाई में वहाँ पे दिलेश्वर कामत और चंद्रहास चौपाल में जो लड़ाई हुई, इसमें कहीं से भी उनके सामने टिकते हुए नहीं। और पूरा का पूरा जो इलाका है आप देखिएगा तो 2009 से ही लगातार जदयू का मजबूत बेल्ट रहा है सुपौल में कई जो विधायक हैं वह भी जदयू के ही रहे हैं। तो इसमें जदयू जितनी मजबूत है उसमें वहाँ पर उनको हराना शुरू से ही संभव नहीं दिख रहा था, और करीब करीब यही स्थिति दिख रही है कि जदयू दोनों सीटों पर अपने कैंडिडेट को जिताने में सफल हो रही है। तो मानिए तो आपको झंझारपुर और सुपौल में जो है वो एनडीए के उम्मीदवार जो है वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरे चरण में मतदान
मतदान जो है वो अररिया, मधेपुरा और खगड़िया में भी हुआ। अररिया, मधेपुरा और खगड़िया, हम तीनों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं अररिया और मधेपुरा। क्या लग रहा है सर, अररिया में क्या हो रहा है? एक तरफ प्रदीप सिंह हैं, दूसरी तरफ सरफराज आलम है। अररिया और खगड़िया 2 सीट पर लड़ाई है। राजद के समर्थकों का कहना है कि हम वहाँ जीत गए, तो वहाँ कॉन्टेस्ट है। चूँकि अररिया में हिंदू मुस्लिम होने की संभावना लगता है कि इस बार नहीं हो पाई है। अगर 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 हुई होगी तब तो फिर प्रदीप जी फिर से जीतेंगे। जो राजद कैंडिडेट थे वो थोड़ा सॉफ्ट कैंडिडेट हैं, उनका भाई उनका विरोध भी किए, तस्लीमुद्दीन के लड़के हैं, लेकिन राजद का कहना है कि वहाँ हम लोग लड़ाई में हैं। मधेपुरा में कोई लड़ाई नहीं है, मधेपुरा में एनडीए जीतेगा। खगड़िया में फिर लड़ाई हो गई है। जो लोजपा आर के कैंडिडेट थे राजेश वर्मा, वो लगता है पूरी तरह अपनी बात पहुंचा नहीं पाए, और उनसे बहुत माने जो कैंडिडेट था सीपीएम का संजय कुशवाहा, बहुत सामान्य उम्मीदवार थे, बहुत दिनों से वहाँ काम कर रहे थे। तो लड़ाई है अररिया और खगड़िया में। मधेपुरा में मुझे लगता है कि आरजेडी की तरफ से एक दमदार उम्मीदवार ही नहीं दिया गया, बराबर का उम्मीदवार ही नहीं मिला यहाँ। वो सीट राजद ने पप्पू यादव के लिए खाली रखा था, तो कैंडिडेट को लोगों को था कि आ ही जाएगा। जब मेरा दबाव है और हम पूर्णिया सीट छीन लिए तो आ ही जाएगा। वो अंतिम दम तक बोलते रहे कि नहीं, पूर्णिया सीट पर, जैसे सिवान में अंतिम दम तक हिना साहब के लिए राजद इंतजार करता रहा, तो वहाँ भी लोग इंतजार कर रहे थे। तो अंतिम में एकदम तय हुए। अच्छे फैमिली से हैं, लेकिन अपनी बात पहुँचा नहीं पाए। हाँ, कुमार चंद्रजीत जी प्रोफेसर हैं, सज्जन आदमी हैं, हाँ सज्जन आदमी है इसलिए। और वहाँ से दिनेश चंद्र यादव जी हैं, वो पूरे मजबूत आदमी हैं, कई बार जीतते रहे हैं, घूमते भी रहे हैं। तो इस फेज में आप मान सकते हैं कि वही खगड़िया में और अररिया में लड़ाई, हालांकि एज तो इसी का है, एनडीए का है, लेकिन लड़ाई है। हाँ, देखिए अररिया और खगड़िया में इंद्रभूषण सर बता रहे हैं कि लड़ाई है, लेकिन एज जो है वो एनडीए के उम्मीदवार को ही जो है वो ये दे रहे हैं। अब चलते हैं रवि उपाध्याय सर के पास। क्या लग रहा है सर, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया आपकी नज़र में क्या होने जा रहा है? अररिया मधेपुरा पे जो इंद्रभूषण जी कहें वही बात ठीक है। खगड़िया में जो हम देख पा रहे हैं, निश्चित रूप से लोजपा आर के उम्मीदवार, वहाँ परेशानी है वहाँ। और सामने उनके देखिए सीपीएम जो इस बार जो 40 सीट है, सीपीएम एक ही सीट लड़ रही है, वह है खगड़िया। तो ऐसे में जो खगड़िया से जो सीपीएम के उम्मीदवार हैं, निश्चित रूप से वो एक ग्राउंडेड वो उम्मीदवार हैं, और उनकी पकड़ भी है, और उनके पिताजी भी संभवतः लगता है कि उस क्षेत्र में उनका काम किया हुआ है। तो वैसे में निश्चित रूप से लड़ाई वहाँ पर जोरदार है। अब हेलीकॉप्टर वाले कैंडिडेट का क्या होगा, ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा। और दूसरी तरफ जो है महबूब अली केसर भी खेल बिगाड़ने के लिए मौजूद थे वहाँ। हाँ, वो तो कॉम्बिनेशन है ही है। वो जिस तरह से नाराजगी है खगड़िया में, जिस तरह से चिराग पासवान ने उनको बेटिकट कर दिया, तो यह तो स्पष्ट समझा जा सकता है, वह कहने की बात ही नहीं है। लेकिन जो सीपीएम के उम्मीदवार हम की बात कर रहे हैं कि जो कि 40 लोकसभा में एकमात्र सीट सीपीएम वहाँ लड़ रही है। अब देखिए माले 3 सीट पर लड़ रही है, जो 7वें चरण में तीनों सीट पर माले लड़ रही है। भाकपा माले जो इस बार है और एक सीट पर ये लड़ रही है, तो ये स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हुआ। कोई दिक्कत नहीं। सर आपकी नज़र में क्या होने जा रहा है अररिया, मधेपुरा और खगड़िया में? देखिए, सीमांचल के इलाके में हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण होता रहा है, और अगर कैंडिडेट मुस्लिम हो तो ध्रुवीकरण होता है। इंद्रभूषण ने कहा कि वहाँ राष्ट्रीय जनता दल के लोग ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मुझे जो लगता है प्रॉपर तौर पे कि प्रदीप सिंह वहाँ गंगोता जाति से हैं और पहले भी सांसद रह चुके हैं और ध्रुवीकरण का फ़ायदा उठा रहे हैं। और तीसरा फेज आते आते जो 400 पार का नारा मोदी का था, और कुछ चीज़ें बदलने लगी थी, मंगलसूत्र से लेकर के सारी चीज़ें, सैम पित्रोदा का बयान और बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट डालने लगा था, और मोदी उस पिच पर खेलने लगे थे। ठीक है, सीमांचल में भी मोदी गए थे और क्या क्या बोले थे, उसका इम्पैक्ट कितना पड़ता है तो वक्त बताएगा। लेकिन और वहाँ 2 भाइयों के बीच में लड़ाई, बड़ा भाई तो बाजाप्ता मंच पर ही बुक्का फाड़ फाड़ के रोने लगा, तो दोनों के बीच एक भीतर घात भी है। इसलिए अररिया मुझे प्रदीप सिंह को एज दिखता है। अब अररिया के बाद आप चलिए मधेपुरा में उम्मीदवार बहुत दमदार नहीं है, और दिनेश चंद्र यादव चूँकि शुरू से लड़ने की उनकी क्षमता अलग है। आप देखें, हम लोगों ने ही वीडियो चलाया था कि तेजस्वी यादव की सभा है, जनसभा है, और कुर्सियां सब की सब खाली हैं। तो मैनेजमेंट करने में बिल्कुल चंद्रदीप यादव एक असफल हैं,
और चुनाव उस तरीके से उन्होंने नहीं लड़ा। ठीक है, ये बात हो गई। राजेश वर्मा की बात है, तो राजेश वर्मा वहाँ भागलपुर से जा कर के, और कई दिनों तक तो मैंने ये सुना कि भागलपुर के लोग ही जा रहे हैं वहाँ चुनाव लड़ने, वही सब कुछ कर रहे हैं, वही सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पे वो कमज़ोर थे। और ग्राउंड लेवल पर जो वहाँ सीपीआई के जो लोग थे, लेकिन बीच में सीपीएम के, उनका कुछ बयान ऐसा आया राम मंदिर से लेकर के बाकी चीज़ों को लेकर के कि वो ध्रुवीकरण को बल दे सकता है। सवाल इसका है, तो अगर वो ध्रुवीकरण होता है तो महबूब अली कैसर भी तो मोदी नाम से ही जीतते थे। तो राजेश वर्मा को पूरा सहारा भारतीय जनता पार्टी और बाकी लोगों का है। अंत में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कमान संभाला, उसके बाद चीज़ें वहाँ बेहतर करने की कोशिश की गई। तो राजेश वर्मा अगर सिर्फ मोदी नाम केवलम पर हैं तो समझा जा सकता है कि खगड़िया सीट फंसी हुई। खगड़िया सीट जो है वो फंसी हुई है। आपकी नज़र में क्या हो रहा है अररिया, मधेपुरा और खगड़िया में? अगर शुरुआत अररिया से करें तो अररिया में जैसा ये जो बातें सामने आई कि वहाँ पे जो धार्मिक ध्रुवीकरण होता है वह इस बार भी देखने को मिला है। लेकिन वहाँ पे आरजेडी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए एक बड़ी मुसीबत न केवल उनके भाई हैं, बल्कि वहाँ पर डॉक्टर शत्रुघ्न कुमार सुमन भी एक प्रत्याशी के निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे खड़े हुए, जो कि कुछ दिनों पहले तक ही राजद के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के राज्य उपाध्यक्ष थे। और वह इस बार दावा कर रहे थे कि मुझे वहां से टिकट दीजिए ताकि हम वहां पे प्रदीप कुमार के सामने आमने सामने की लड़ाई लड़ सके, और यह सीट केवल मुस्लिमों को क्यों मिले, केवल मुस्लिम प्रत्याशी को क्यों मिले राजद की ओर से, हमें क्यों नहीं मिले। अंतिम मौके पर उनका चुनाव में उतरना, ये जो शहनवाज आलम रहे उनके लिए ये थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण स्थिति बन गई कि जिस वोट बैंक के सहारे शहनवाज आलम वहाँ पे मुस्लिम और पिछड़ा वर्गों के वोटों को समेटने की फिराक में थे, उसमें एक बड़ी सेंधमारी यहाँ पे शत्रुघ्न कुमार सुमन कर सकते हैं। और इसका खामियाजा जहाँ राजद प्रत्याशी को होगा तो दूसरी ओर इसी का फायदा वहाँ पे जो प्रदीप कुमार है इनको मिल सकता है। और इसमें एज मैं वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को दूंगा। बात अगर हम करें मधेपुरा की सीट की, तो मधेपुरा की सीट का इतिहास रहा है कि यहाँ पे सांसद बदल जाते रहे हैं। लेकिन इस बार दिक्कत यह है कि राजद ने जिन प्रोफेसर साहब को वहाँ उम्मीदवार बना दिया वो सियासत के कोई प्रोफेसर रहे नहीं, तो नतीजा रहा कि उसको साधने में वो उस किस्म से ज़मीनी स्तर पर सफल होते हुए नहीं दिखे। और इसका असर चुनाव पर परिणाम पर भी पड़ सकता है, जिसमें आमने सामने की लड़ाई में संभव है कि इस बार दिनेश चंद्र यादव वहाँ पे एज लेते हुए दिख जाए। और अगर बात करें खगड़िया की, तो खगड़िया में आप अगर वहाँ के समीकरणों को देखिएगा तो खगड़िया में बड़े स्तर पर यादव जाति के भी मतदाता हैं। और इस पर वहाँ के यादवों में यह मैसेज गया कि बार बार यहाँ पे एनडीए की ओर से अलग अलग लोगों को ला करके और यहाँ पे जो कहते हैं कि सियासी समीकरण साधे जाते हैं। तो राजेश वर्मा की जगह क्या कोई और भी चिराग पासवान को कैंडिडेट नहीं मिला था, और इसलिए इसमें बड़ा एक वोट बैंक जो कि यादव जाति से आता है, उन्होंने बड़े स्तर पर वहाँ पे जो सीपीआई के संजय कुशवाहा थे उनका समर्थन किया। और अगर वहाँ कुशवाहा और साथ ही साथ यादवों का समीकरण मिला है तो इसका असर है कि संजय कुशवाहा वहाँ पे एज लेते हुए दिख रहे हैं, और यही एज लेता हुआ उनका खगड़िया में एनडीए के प्रत्याशी के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति बनाए हुए। हाँ, तो चलिए हमने बताया आपको अररिया, मधेपुरा और खगड़िया में जो है वो क्या होने जा रहा है।